हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको DSSB, KBS, NBS, EMRS के पेपर में अगर आप पार्ट ए का देखेंगे तो पार्ट ए में आपके क्या आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसकी सीरीज ये चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमारा पहला क्लास थी, तो आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली के 10 क्वेश्चन आपके हुआ करेंगे। 8 बजे सीरीज आपकी स्टार्ट है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करा रहे हैं। DSSB का एक पेपर हमने लिया था, PYQs हैं सारे, और उसमें असिस्टेंट डाइटिशियन का हम पेपर देख रहे थे जो 12/8/2024 को हुआ था। इसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन और देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, और देखिए एक ही पेपर में एक क्वेश्चन डबल बार आया है आपका। तो ये आपकी जब आंसर की आई थी तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो फिर से उसी क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में धार्मिक नृत्य उत्सव नौक्रेम मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक ही है नौक्रेम, तो नौक्रेम आपका कहां था? नौक्रेम था आपका मेघालय में। दूसरा आंसर आपका सही है, मेघालय में नौक्रेम सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। और ये किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, ये है खासी के द्वारा किया जाता है। खासी एक जनजाति है, गारो खासी जयंतिया आपने देखा होगा। तो ये कहां है? मेघालय क्षेत्र में पड़ती हैं और वहीं पर पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों के नाम पर जनजातियों के भी नाम है। तो खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये एक तरह की प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना में क्या करते हैं, जैसे अच्छी फसल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये फसलों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं, तो उसमें ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान की तरह ये किया जाता है, तो धार्मिक अनुष्ठान की तरह ये होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जिसे विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा डिजाइन किया गया है? कौन सा है इसमें से? सर्वम है क्या, पाइन है, सेतु है या सेमम है? इन चार में से आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है आपका सेमम। 4 ऑप्शन आपका सही है। उसमें अब हम देखते हैं कि जो सेमम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सेमम को किसने बनाया था? ये LLM के द्वारा बनाया गया था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, तो उसमें बनाया गया था। और किन के द्वारा बनाया गया था? ये BFSI के द्वारा डिजाइन किया गया था। इनका काम क्या है? इसमें संयुक्त प्रबोधक योजना के तहत सेतु और सर्वम AI के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये AI है एक तरह से। ठीक है, तो AI है ये कॉन्सेप्ट, और AI के द्वारा ही अब ये काम किया जाएगा। और इसका कार्य क्या है? जो भारतीय BFSI है उस क्षेत्र में विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब उच्च गुणवत्ता वाली जो सेवाएं होती हैं उन्हें बढ़ावा देना है, तो उसके लिए AI का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो ये पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत से संबंधित? एक मिनट रुकिए, मैं पिछले क्वेश्चन में फिर से वापस जाता हूं। ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर आपको एक बार आपने देख लिया सेमम, इसे हम डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था नौक्रेम का था, तो इस वजह से हमें उसे डिटेल में देखना है कि कौन से राज्यों में और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये हमें पढ़ना है। लेकिन ये वाला जो लार्ज लैंग्वेज फैसिलिटी है, जो मॉडल है, इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आगे की जो करंट अफेयर की क्लासेस होंगी उसमें मैं कवर कराऊंगा कि आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। नया जो करंट अफेयर होता है वही हमें पढ़ना है। ठीक है, इस वजह से हमने इसे डिटेल में नहीं देखा। लेकिन अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो ये GST की शुरुआत हुई थी, तो इसमें क्या पूछ रहा है? संशोधन पूछ रहा है। और आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपके संशोधन के ऊपर मिल जाते हैं। तो आपको ज्यादातर जो करंट के संशोधन है, जैसे कि 100 से लेकर 105 तक के आपको तैयार करने हैं। उसके बाद कुछ संशोधन मेन होते हैं, वो आपको देखने हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, उसमें संशोधन आप सब पढ़ लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वो मैं एक वीडियो बना दूंगा, स्पेशल केवल संशोधन की वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे संशोधन आपको बता दूंगा। तो GST वाला जो संशोधन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला जो संशोधन है, वो कौन से में आया था? आंसर है 101वां संशोधन, 103वां संशोधन, 102वां या 100वां संशोधन। तो सभी संशोधन को अगर हम इनको देखें तो 101वां जो संशोधन है उसमें क्या किया था? GST को लाया गया था। ठीक है, GST के लिए यह संशोधन किया था। कब किया था? ये 2016 में ये संशोधन किया गया था।
अगर हम 103 की बात करें तो 103 में संविधान संशोधन को कब लाया गया था? 2019 में लाया गया था इसे, ठीक है, 2019 में कॉन्सेप्ट लाया गया था। और इसमें क्या किया था, ये हमने पढ़ लिया है, 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी 103 में संविधान संशोधन में। अगर हम 102वां संविधान संशोधन देखें तो इसमें क्या किया गया था? ये 2018 में आया था, ठीक है, ये भी डेट आपको याद रखनी है, 2018 में आया था। और इसमें जो अन्य पिछड़े वर्ग होते हैं, राष्ट्रीय नेशनल एनसीबीसी, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो उसे क्या किया था? उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसे दिया गया था? एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2018 में। किसके द्वारा दिया गया था? 102वां संविधान संशोधन करके इसे दर्जा दिया गया था। अगर 100वें संविधान संशोधन की बात करें तो 100वां संविधान संशोधन आप एक शब्द से याद करिए, एलबीए, ठीक है, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। तो ये किसके लिए किया गया था? ये किया गया था बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 100वां संविधान संशोधन किया गया था। और उसमें बताया गया था कि कुछ भूमि है जिसे हमें बांग्लादेश को देनी है और कुछ बांग्लादेश की भूमि है वो अपने पास रखनी है। तो उससे क्या है, बॉर्डर एग्रीमेंट बन गया कि अब हम एक दूसरे के बॉर्डर में नहीं जाएंगे और बॉर्डर को एक तरह से हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था उस डिस्प्यूट को हमने खत्म कर दिया। और यही डिस्प्यूट अभी पाकिस्तान के साथ, अपने चाइना के साथ ये चल रहा है, अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये चीजें क्या है, ये अभी भी हॉट टॉपिक में है। लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा क्लियर हो गया है, वो एलबीए समझौता हुआ था 100वां संविधान संशोधन जिसमें बांग्लादेश के साथ हो गया और वो क्लियर हो गया था। तो अब आपको ये चारों संशोधन याद रहेंगे, अब कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी के जो संविधान संशोधन है वो मैं एक एक करके आपको बता दूंगा और या फिर मैं लिस्ट दे दूंगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो डाल दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर है और इसमें बोला गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात कर रहा है, ये का प्राथमिक कार्य क्या है। अब अगर जो हम देखें तो आरबीआई के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो एक करके बात करते हैं। आरबीआई के जो कार्य हैं उनमें से कुछ कार्य देखें अगर हम, तो एक कार्य है इसका मौद्रिक नीतियों का निर्धारण। ये आप देखिए, मौद्रिक नीतियों का निर्धारण, पहला काम तो इसका यही है। अब इसमें करता क्या है, अगर हम देखें तो आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है जिसमें क्या होगा, ब्याज की दरें तय की जाती हैं और उसके साथ सीआरआर, एसएलआर, ये सारे कॉन्सेप्ट किसमें आएंगे, मौद्रिक नीतियों में ही आएंगे। जो 8 टॉपिक है आपके, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, ये सारी चीजें किसमें आती है, मौद्रिक नीतियों में आती है। 8 पूरे पॉइंट है, तो वो पॉइंट की मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी केवल आरबीआई के जो कार्य हैं वो हम देख लेते हैं, जो मेन कार्य क्या क्या है। दूसरा इसके लिए कार्य क्या है, बैंकिंग प्रणाली, जो बैंकिंग प्रणाली चल रही है, बैंकिंग प्रणाली का निर्धारण, तो ये इसका दूसरा कार्य है। बैंकिंग प्रणाली का निर्धारण में क्या करता है, अब जैसे आरबीआई क्या करता है, बैंकों का बैंक है, मैंने आपको बताया था आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है और सरकार का बैंक है। जैसे अगर हमारी केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार भी किससे ऋण लेती है, वो आरबीआई से ही ऋण लेती है। और उसके साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारों में से सभी राज्य सरकारें कौन किन से ऋण लेती हैं, वो भी आरबीआई से ही ऋण लेती हैं। तो पहले तो ये सरकार का बैंक है, उसके बाद कोई बैंक है, जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, और भी बैंक है जितनी भी हैं, आईडीबीआई है, सारी बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारी बैंक्स किससे ऋण लेती हैं, ये आरबीआई से ही ऋण लेती हैं। और आरबीआई से जो ऋण लेती हैं वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ही ऋण लिया जाता है और दिया जाता है। आरबीआई भी क्या करती है, आरबीआई भी ऋण लेती है बैंक से, और बैंक क्या करती है, बैंक आरबीआई से ऋण लेती है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है। तो वो उसमें कौन सा आएगा, बैंकिंग प्रणाली के निर्धारण में जो उसका दूसरा काम है उसमें आएगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें इसके, तो तीसरे पॉइंट में क्या आता है, तीसरे पॉइंट में आता है मुद्रा निर्गमन, मुद्रा निर्गमन, निर्गमन, ठीक है। मुद्रा निर्गमन में क्या होता है, अगर जैसे आरबीआई देखती है कि रुपए कितने जारी करने हैं, मतलब जो रुपए छापे जाते हैं वो किसके द्वारा छापे जाते हैं, वो आरबीआई के द्वारा ही रुपए छापे जाते हैं। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, 1 रुपए और 5 रुपए का नोट किसके द्वारा छापा जाता है, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा छापा जाता है, सिक्के किसके द्वारा छापे जाते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर भारत में मुद्रा के निर्गमन की बात की जाए तो उसमें कितने रुपए छापने हैं, कैसे छापने हैं, किस तरह से छापने हैं, वो सारे काम कौन देखता है, वो आरबीआई ही देखती है, ठीक है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसका अगर
बेस्ट पॉइंट देखा जाए तो वो क्या करता है, विनिमय दर का प्रबंधन करता है। ठीक है, विनिमय दर का प्रबंधन। अब ये किस तरह से करता है, अगर विनिमय दर देखा जाए, वस्तु विनिमय दर होती है, बाजार की मुद्रा विनिमय दर होती है, तो उसका प्रबंधन करने का प्रयास कौन करेगा, वो करेगा आरबीआई। और इसमें एक और चीज है कि केवल ये वस्तु के विनिमय दर को ही नहीं देखता, अगर आप डॉलर की बात करें, मतलब विदेशी मुद्रा की बात करें, विदेशी मुद्रा, तो विदेशी मुद्रा का निर्धारण कौन करेगा, वो भी आरबीआई ही करेगी। अब देखिए, आपने शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ रही है और घट रही है, और इसके हमारे देश पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मुद्रा अगर घटे भी तो भी नकारात्मक और सकारात्मक दिखेंगे, मुद्रा बढ़े तो नकारात्मक और सकारात्मक बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम वस्तु के आयात और निर्यात के सापेक्ष में देखेंगे, आगे टॉपिक है उसमें ही हम देखेंगे, सारी प्रणाली हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस जो जो चीजें बता रहा हूं वो बस देखते रहिए। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे डॉलर की मुद्रा है, तो डॉलर का अगर निर्धारण किया जाए तो एक क्या करती है, आरबीआई एक परिसीमन लगा देती है। आरबीआई का कॉन्सेप्ट क्या है, आरबीआई परिसीमन लगाती है। अगर डॉलर की कीमत देखी जाए, मतलब बाजार की मुद्रा की कीमत देखी जाए, तो क्या होता है, तीन तरह का कॉन्सेप्ट हमें देखने को लगता है। एक तो हमें बाजारी दर पर मुद्रा देखने को मिलती है कि बाजारी दर पर निर्धारित कर दिया जाता है कि मार्केट के अप और डाउन होने की वजह से मुद्रा का निर्धारण किया जाता है कि मुद्रा की कीमत कितनी रहेगी, तो इसे हम कहते हैं खुली मुद्रा प्रणाली। अगर हम दूसरी मुद्रा प्रणाली की बात करें तो वो बंद मुद्रा प्रणाली है। आपने चाइना का कॉन्सेप्ट देखा होगा, चाइना ने क्या किया है कि हमारी मुद्रा डॉलर के सापेक्ष इतनी ही रहेगी और ये आगे पीछे नहीं होगी, तो इसमें क्या है, इसे बंद मुद्रा प्रणाली कहते हैं, पैक्ड मुद्रा सिस्टम कहते हैं। मतलब ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। और एक होता है कि इस पर परिसीमन लगा दिया जाता है, और वो भारत में होता है। भारत क्या करता है, मान लीजिए जैसे 100 रुपए, एक डॉलर की कीमत 80 रुपए उसने निर्धारित कर दी, 80 रुपए मैक्सिमम और 70 रुपए मिनिमम निर्धारित कर दी। अगर 70 रुपए से डॉलर कम हो रहा है, अगर 65 रुपए का हो गया, तो उसमें हस्तक्षेप करेगी आरबीआई। और 80 रुपए से अगर 81 रुपए 82 रुपए हो गया तो अभी आरबीआई हस्तक्षेप करेगी। लेकिन 70 से 80 के बीच में अगर रहेगी कीमत, तो बाजारी कीमतों के आधार पर ही ये डॉलर की कीमत चलती रहेगी। तो यहां पर समझ में आ गया चौथा पॉइंट कि क्या करता है, विदेशी मुद्रा का निर्धारण भी करता है और इसके साथ साथ वित्तीय स्थिरता को भी बना के रखता है। तो जो चौथा पॉइंट है उसमें ही ये ऐड है। वैसे तो अगर आप 5वें पॉइंट पे देखें तो वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई ही करती है। वित्तीय स्थिरता मतलब यही, जो डॉलर की कीमत है ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट में अप एंड डाउन आ रहा है, और मार्केट ज्यादा ही गिर ना जाए या मार्केट ज्यादा ही ऊपर ना हो जाए, तो उसका निर्धारण आरबीआई, सेबी, ठीक है, तो ये कार्य इसी तरीके से किए जाते हैं। तो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को आपको याद रखना है कि क्या क्या है इनके बारे में। आरबीआई के बारे में समझ में आ गया कि आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है। तो इससे अगर देखा जाए तो यहां पर अगर आप आंसर देखें तो यहां पर क्या है, जो इंडिविजुअल ग्राहक होते हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना। जो इंडिविजुअल ग्राहक होते हैं उनके लिए ऋण कौन उपलब्ध कराता है, उनके लिए बैंक कराती है। तो क्या आरबीआई कराती है, आरबीआई नहीं कराती है, बैंक कराती है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सीधा नियंत्रण। अब क्या सीधा नियंत्रण है आरबीआई का, आरबीआई का सीधा नियंत्रण नहीं होता। आरबीआई क्या करती है, गाइडलाइन जारी करती है। 3 तरह की गाइडलाइन होती हैं। एक तो गाइडलाइन ऐसी होंगी कि बैंक को माननी पड़ेगी, एक बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए हमने सीमा निर्धारित कर दी है, आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से काम किया तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आरबीआई उन पर क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। तीसरा, अगर बैंक की स्थिति में गड़बड़ हो जाती है तब आरबीआई सीधे सीधे उसमें इंटरफेयर करेगी और बोलेगी कि अगर आपकी बैंक डूबती है, अगर आप दिवालिया घोषित हो गए, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक दिवालिया घोषित होने की कगार पे आ जाए, तो आरबीआई क्या करेगी, उसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप करेगी। अब उसके लिए नियम बना देगी, अब उसके लिए चीजें बना देगी कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। उनके प्रबंधकों का निर्धारण कौन करेगी, आरबीआई ही करेगी। प्रबंधकों को भी चेंज कर सकती है। तो इतनी जो सारी चीजें होती हैं वो आरबीआई के अंडर आ जाती हैं। लेकिन अगर सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के बारे में बात की जाए तो वो आरबीआई के अंडर में इतना नहीं आता है। लेकिन अगर प्रमुख काम के बारे में बात करें तो चौथा, देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को विनियमन कौन करता है, आरबीआई करती है। तो तीसरा तो आपको सीधे दिख रहा है। चौथा अगर बात करें, कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने के लिए ये कौन करता है, ये तो सरकार करती है।
कौन एमएसपी तय करता है? एमएसपी करता है सरकार, तय करती है। तो आरबीआई इसमें कोई स्टेप नहीं करती है, इस वजह से याद रखना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है कि देश की जो मौद्रिक नीतियां होती हैं और बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करना होता है तो वो कौन करता है? आरबीआई ही करती है। अब समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, वहां पर मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आरबीआई के जो प्रमुख कार्य हैं, प्राथमिक कार्य हैं, वो अगर देखे जाएं तो उसमें क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, विष्णु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था? ये क्वेश्चन कहां से आ गया? कोर हिस्ट्री से आ गया है। तो विष्णु पुराण के अनुसार पढ़ना है, किसी और चीज के अनुसार पढ़ना है, तो ये सारी चीजें बहुत टिपिकल होती हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका आंसर देखूं तो अयोध्या दिया हुआ है, मगध दिया हुआ है, प्रयागराज दिया हुआ है। वैशाली क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम के हिस्से में नहीं था, ये लिच्छवियों का गढ़ राज्य था। आपको याद होगा अगर, तो ये क्या है? ये होता है लिच्छवी गढ़ राज्य। ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य के अंडर थी वैशाली, वैशाली स्वतंत्र थी और लिच्छवियों के अंडर में थी। तो आपको याद रखना है, इसी वजह से वैशाली इसका आंसर हो जाएगा कि वैशाली पर तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था। अयोध्या में था, मगध में था, प्रयागराज में था। ऊपर का पूरा कॉन्सेप्ट देखें तो उत्तर भारत में यहाँ पूरा था। ठीक है, उसके बाद और भी बढ़ाया गया था, चंद्रगुप्त के बाद अशोका के द्वारा बढ़ाया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ता चला गया था। तो इसी तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो वैशाली के ऊपर नहीं था, लिच्छवी गणराज्य था जो वैशाली पर शासन कर रहा था। अब समझ में आया इसका आंसर? बिल्कुल एकदम कोर है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को इसी तरीके से देखो, क्योंकि आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, तो इतना ही बस आपको देखना है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। भारत ने अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला बैच किसे सौंपा है? अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी तक हमारा देश जो था वो क्या कर रहा था? वो विदेश से इस तरह की मिसाइलों को खरीद रहा था। हमने देखा था कहां से खरीद रहा है? अमेरिका से खरीद रहा है। और कहां से खरीद रहा है? रसिया से खरीद रहा है। रसिया से तो बहुत बड़ा आयात किया जाता है आपने यहाँ पर जो भी डिफेंस की चीजें होती हैं उनके लिए। अब भारत क्या करने लगा है? अब भारत अपने इस डिफेंस के सामान को बेचने भी लगा है। ठीक है, तो जो 2024 में पहला खेमा जो भेजा गया था वो किसे भेजा गया था? वो फिलीपींस को भेजा गया था। अब देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा बस केवल यही याद रखना है कि इसका आंसर यही है, फिलीपींस है। आंसर याद भी न रहे तो भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे पहला बैच भेजा गया, अब इसके बाद कुछ और इसमें चीजें ऐड की जाए, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है या फिर क्रूज मिसाइल है, कोई भी और मिसाइल अगर भेजी जाए, किसी और को बेची जाए, मिडिल ईस्ट में बेचना शुरू कर रहे हैं इंडिया वाले, तो ये चीजें भी हमें देखनी है कि अब जो आगे आने वाली चीजें हैं वो कहां पर और किस तरह से भेजी जाएंगी। तो वो आपके करंट अफेयर का टॉपिक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके करंट अफेयर के। तीसरे, अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आय की चक्रीय प्रवाह मॉडल का एक क्षेत्र नहीं है? अब ये बात की जा रही है। अब देखो, अगर आप आय के चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे तो इसमें 4 चीजें होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे भी डिटेल में बता देता हूं। अगर देखें चक्रीय प्रवाह में 4 चीजें आएंगी, 4 क्षेत्र आएंगे। कौन कौन से क्षेत्र आएंगे चक्रीय प्रवाह में? पहला जो क्षेत्र है वो आएगा आपका उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में क्या होता है? इसमें कंपनियां शामिल होती हैं, व्यवसाय और कंपनियां दोनों शामिल होती हैं, और जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करते हैं। और इस क्षेत्र में श्रम पूंजी और संसाधन का उपयोग करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है। ठीक है, जो उत्पादन की जितनी भी प्रक्रिया होंगी उनका संचालन किसमें होगा? उत्पादन क्षेत्र में होगा। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? व्यवसाय भी शामिल होंगे और कंपनियां भी शामिल होंगी, और इसमें जो श्रम पूंजी और संसाधन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो वो होगा घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र, इसमें क्या क्या होगा? इसमें परिवार और व्यक्तिगत उपभोक्ता के आधार पर चीजें देखी जाएंगी। इसमें जो पारिवारिक जो चीजें होती हैं, व्यक्तिगत जो चीजें होती हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। इसमें जैसे वस्त्र है और सेवाएं हैं, इनका उपभोग करना है। ठीक है, तो ये सारे किसमें आएंगे? ये आएंगे आपके घरेलू क्षेत्र में। अगर तीसरे क्षेत्र की बात की जाए तो ये कौन सा है? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में क्या क्या आएंगे? इसमें वो संस्थाएं शामिल होंगी, जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें कोई काम चल रहा है, उत्पादन चल रहा है, घरेलू उत्पादन चल रहा है, सरकारी क्षेत्र में भी घरेलू उत्पादन चल रहा है, तो वो भी इसमें ही शामिल किया जाएगा। चौथा पॉइंट होता है वो होता है विदेशी क्षेत्र। ठीक है, विदेशी क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। इसमें व्यापार और वित्तीय विनियमन को शामिल किया जाता है। व्यापार किया जाएगा। व्यापार किससे किया जा रहा है? घरेलू व्यापार नहीं, विदेशी जो व्यापार किया जा रहा है उसी इसमें शामिल किया जाता है। तो आयात और निर्यात किसमें आएंगे? विदेशी क्षेत्र में आएंगे। अब आपको समझ में आ गया
आय का जो चक्रीय प्रवाह मॉडल है उसमें क्या क्या आएगा, एक तो उत्पादन क्षेत्र आएगा, घरेलू क्षेत्र आएगा, सरकारी क्षेत्र आएगा और विदेशी क्षेत्र आएंगे। ये चारों आपको समझ में आ गए। तो जो जितने भी चक्रीय मॉडल है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसमें कौन हो गया, उत्पादन हो गया, सरकारी हो गया, घरेलू हो गया, लेकिन सहयोग नहीं है, तो सहयोग इसका आंसर हो गया। और इसकी जगह पर क्या आएगा, विदेशी आएगा। ठीक है, तो विदेशी, इसमें विदेशी क्षेत्र शामिल होता है जो चक्रीय मॉडल है होता है उसमें। तो ये भी आपका कोर पोर्शन से आ गया है, आपको याद करना है। आगे बात करेंगे अगर हम अगले क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें भाषा के बारे में पूछा गया है। तो भाषा तो आपको पता ही होगी जो किस तरह की होती है, जितनी भी इंडो आर्यन है, जो सिनो तिब्बती है, द्रविडियन भाषा है, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियन भाषा है, ये कौन कौन सी भाषा होती है, ये इस तरह की भाषा होती है जो सम्मिलित रूप होती है। तो इसमें जैसे आसामी है, बंगाली है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी भाषा है, कश्मीरी भाषा है। अब देखिए हिंदी और कश्मीरी भाषा से ही आपको समझ में आ गया ये कौन सी भाषा है। हिंदी और कश्मीरी भाषा कहां बोली जाती है, इंडो आर्यन में बोली जाती है। तो इंडो आर्यन के ही ये सभी रूप है। अगर आपको 4 भाषाएं के रूप भी बताए हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी भाषा दी हुई है तो वो कौन से में आएंगी। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके सारी ही भाषाएं पढ़नी है। और ये कौन सा है, ये हिंदी में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो हिंदी की लूसेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आंसर दिया हुआ है। समझ में आ गया आपको। अब क्या है, अगर पॉलिटी से इसे जोड़कर देखा जाए तो सूची पढ़नी है आपको, 8वीं सूची जिसमें 22 भाषाएं दी हुई हैं, तो उसमें इसका आंसर नहीं है, लेकिन भाषाओं को कहां पर दिया गया है, पॉलिटी में 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अगर 9वें क्वेश्चन की बात करें तो फिर से ये आ गया है आपका करंट अफेयर का। तीसरा क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ठीक है, तो मार्च 2024 में हज यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई थी विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा कौन सा डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। अब देखिए हज यात्री के बारे में बात की जा रही है, किन के बारे में बात की जा रही है, मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है। और हमारे यहाँ पे मुस्लिम कौन है, अल्पसंख्यक है। तो ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य करेगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ये आपको याद रखना है कि जो हज यात्री होते हैं उनके लिए कौन कार्य करता है, कौन सा मंत्रालय कार्य करता है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय काम करता है आपका। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री उस पर काम करेंगे। और डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, आंसर क्या है, हज गाइड 2024 है, हज पिलग्रिमेज मैनुअल है, हज इंफॉर्मेशन हैंडबुक है, हज यात्रा गाइड बुक है। अब देखिए आपको इसमें 2 ही हैं ऑप्शन जो आपके कंफ्यूजन में है। एक तो हज गाइड 2024 इसका आंसर है, और हज यात्रा गाइड बुक, ठीक है, यात्रा गाइड बुक और जुड़ गया है इसमें, तो ये आपको कंफ्यूजिंग है। जबकि आंसर क्या है आपका, हज गाइड 2024 इसी नाम से इसे जारी किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका फिर से ये हिस्ट्री से दिया गया है, लास्ट है आपका। तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस जो वहां आयोजित की गई थी, जो अब कर्नाटक के बेलगावी जिले के नाम से जाना जाता है, में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में कब की थी स्थापना, 1917 में की थी क्या, 1918 में, 1919 में, या 1916 में। तो अगर आपको होम रूल लीग की स्थापना के बारे में पता हो तो होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, 1916 में की गई थी। ठीक है, और इनके लिए किसने काम किया था, तिलक ने ही किया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे जिन्होंने काम किया था। अब यहां पर स्वराज की जो अवधारणा है वो अवधारणा किसने आगे बढ़ाई थी, यहां पर आपको याद रखना है स्वराज की अवधारणा ये किसके द्वारा पेश की गई थी, ये पेश की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था, इसमें भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना इसका उद्देश्य था। मतलब राजनीतिक रूप से बताना है कि देखिए राजनीति में जो चल रहा है इन चीजों को भी आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या है। आम नागरिकों को इसमें जोड़ा जा रहा है, इसमें बैठकें होती थी, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो 1916 आपको याद रहेगा, आंसर इसका क्या है, 1916 है। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ये आपका आंसर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप शेयर करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं उसमें ऑप्शन में देखता हूं कि कितने लोगों ने शेयर किया है, तो 4 लोग 5 लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट, मैं सब कुछ कर रहा हूं आपके लिए। लेकिन आप मेरे लिए बस एक काम कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, कहीं भी शेयर कीजिए, कम से कम 1-2 लोगों को तो शेयर किया करिए आप। ठीक है, तो यही बस मैं कहना चाह रहा हूं, बाकी का आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप शेयर करना चाहें तो करिए, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही होगी तो आप नहीं शेयर करेंगे। अगली वीडियो आपको कल शाम को 8 बजे, मतलब डेली 8 बजे मिला करेगी, तो उसके लिए तैयार रहना।
तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।